एक दिन मेरी बेटी के स्कूल से कॉल आई। उसकी टीचर ने कहा आप स्कूल आए, आपसे जरूरी बात करनी है। टीचर की ये बात सुनकर मैं परेशान हो गई और अगले ही दिन अपनी बेटी के स्कूल पहुंची तो टीचर ने अलमारी खोलते हुए मेरी बेटी की कॉपी निकाली और फिर उसमें से एक एक सफा निकाल कर मेरे आगे रखने लगी। मैं आंखें फाड़े वो सारे सफहात गौर से देख रही थी, क्योंकि सभी सफहात पर एक ही मैं अपनी गुज़श्ता जिंदगी पर नजर दौड़ाती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं सोचने लगती हूँ कि अगर खुदा की मुझ पर नजरे करम न होती तो न जाने मैं इस वक्त कहाँ होती और किस आजमाइश में मुबतला होती। मेरा नाम बतूल फातिमा है। अपने वालिदैन की हम तीन ही औलादें थीं। बड़ा भाई था और भाई से छोटी हम दो बहनें थीं। बहनों में मेरा नंबर दूसरा था। यूं तीनों बहन भाइयों में मैं सबसे छोटी थी। सबसे छोटी होने की वजह से माँ बाप की लाडली भी थी और शायद इसी लाड प्यार का नतीजा था कि मैं बड़ी तो हो चुकी थी। बचपन से लड़कपन और लड़कपन से अब जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी, मगर अभी तक मेरी फितरत में से ये बचकाना गया नहीं था। बल्कि मुझे आज भी अच्छी तरह ये बात ही याद है कि अब्बा अक्सर मेरी तरफ देखकर फिक्र में मुब्तला हो जाया करते थे और अम्मा से कहा करते थे, बतूल की माँ ये लड़की क्या करेगी ससुराल जाकर, इसे कुछ समझाया करो। मगर अम्मा हमेशा अब्बा की ये बात सुनकर मुस्कुराया करती थी और कहा करती थी, आप देखेगा ससुराल जाके ये अच्छी भली हो जाएगी। ये जो लापरवाहियां और ये जो बचपना है ना, ये माँ बाप के घर ही होता है। जब कंधों पे जिम्मेदारी पड़ती है तो फिर सब लड़कियां खुद ब खुद समझदार हो जाती हैं। अब्बा के चेहरे से साफ मालूम पड़ता था कि वो मुतमईन तो नहीं हुए, मगर वो खामोश हो जाया करते थे। खैर इसी तरह वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। मेरे बड़े बहन भाई की शादी हो चुकी थी और अब शादी की बारी मेरी थी। अम्मा अब्बा रिश्ता देख रहे थे। मैं बहुत खुश थी। मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि मैं ब्याह कर ससुराल जा रही हूँ। शोहर के घर की जिम्मेदारियां मेरे कंधों पे आ जाएंगी, इसी तरह की मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैं तो बस खुश थी कि शादी हो रही है, मेरे पास नए कपड़े होंगे, नए जूते होंगे, मेकअप का सामान होगा। बस मैं इन्हीं चीजों को लेकर बहुत खुश थी। खैर इसी तरह वक्त गुजरता रहा और देखते ही देखते मेरी शादी का दिन भी आ पहुंचा। माँ बाप की हजारों दुआओं में मैं रुखसत होकर फैसल के संग उसके घर आ गई। शादी के शुरू के दिन तो बहुत खूबसूरत थे। मैं बहुत खुश रहा करती थी और अपने दिल में यही सोचती थी कि शादी तो बहुत अच्छी चीज है। रोजाना नए कपड़े पहनो, साज संवर कर तैयार हो जाओ और किसी न किसी के घर दावत खाने के लिए पहुंच जाओ। बहुत मजा आ रहा है इस काम में तो, मगर फिर धीरे धीरे जैसे जैसे दावतों का सिलसिला खत्म हुआ, जिंदगी अपनी रूटीन पर वापस आ गई तो मुझे अंदाजा हुआ कि शादी तो वाकया एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। खास तौर पर सास और नंदों के रवैये, यहाँ तो जरा जरा सी बात का ख्याल रखना पड़ता था और मैं तो बहुत ही ज्यादा लापरवाह तबीयत की मालिक थी और अपनी इस लापरवाह तबीयत की वजह से आए दिन मुझे कोई न कोई बात सुनने को मिलती थी। आए दिन मेरे घर में कोई न कोई नया झगड़ा खड़ा हो जाता था। शादी के 2 माह बाद ही मुझे ये खबर मिली कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मगर सच कहूँ तो ये मेरे लिए खुशी की खबर नहीं थी, क्योंकि 2 माह के अंदर ही मैं अपनी सास और नंदों के रवैये से कुता चुकी थी। न वो मुझे समझने के लिए तैयार थी और न मैं उन्हें समझने के लिए तैयार थी। अब सोचती हूँ तो एहसास होता है कि मुझे अपना बचपना छोड़ना चाहिए था, मुझे शादी को सीरियस लेना चाहिए था, मगर मैं तो चंद ही दिनों में उकता गई थी। मुझे ये शादी बोझ लगने लगी थी। मगर खैर इसी तरह जब अपने वालिदैन के घर जाती तो अम्मी और अब्बा मुझे समझा बुझा कर भेज देते। सबका और मेरा अपना भी यही ख्याल था कि गुजरते वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी तरह देखते ही देखते 9 माह का अरसा गुजर गया और मैंने एक बेटी को जन्म दिया। माँ बनने के बाद मैं बहुत खुश थी। ये एक अलग ही एहसास था।
मगर दूसरी तरफ घर की फिजा निहायत कशीदा हो चुकी थी। मेरे और मेरी सास नंदों के दरमियान ताल्लुकात दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे थे। बात और मामलात संभलने के बजाय उलझते जा रहे थे और ये कशीदगी अब हम दोनों मियाँ बीवी के ताल्लुकात में भी दरार पैदा कर रही थी। शुरू शुरू में फैसल मेरी बात को समझा करते थे, मेरा साथ दिया करते थे, मगर अब गुजरते वक्त के साथ साथ वो भी शायद उकता चुके थे। वो अब अपनी माँ और बहनों का साथ देते थे। अब हर गलती पर वो भी मुझे ही डांटते थे, मुझे ही समझाने की कोशिश करते थे। इसी तरह करते कराते 1 साल का अरसा मजीद गुजर गया। अब मेरी बेटी 1 साल की हो चुकी थी, मगर निहायत कोशिश के बावजूद भी मेरे ताल्लुकात अपने ससुराल वालों के साथ अच्छे ना हो सके और फिर बिल आखिर बात तलाक पर जाकर खत्म हुई। फैसल ने मुझे तलाक दे दी और मैं अपनी 1 साला बेटी को लेकर अपने वालिदैन के घर वापस आ चुकी थी। मेरी तबीयत में लापरवाही इस हद तक थी कि अपनी इस तलाक पर उस वक्त मैं शुक्र अदा कर रही थी। मैंने दिल ही दिल में कहा, चलो शुक्र है जान छुट्टी आए दिन की मुसीबत से। अब मैं जो ये समझ रही थी कि अपनी बेटी को लेकर माँ बाप के घर जाऊंगी और मेरी जिंदगी में सुकून आ जाएगा, मगर ये भी मेरी गलत फहमी थी। 4 दिन के अंदर ही मुझे अंदाजा हो चुका था कि सुकून यहाँ भी नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ मेरी भाभी और उसके बच्चे मौजूद थे। जैसे ही मैं अपनी बच्ची को लेकर वालिदैन के घर पर पहुंची, वही भाभी जो पहले मेरे आने पर मेरी खूब आओ भगत किया करती थी, अब उसी ने आंखें माथे पर रख ली थी। अपनी बेटी कैनात के साथ वालिदैन के घर मैंने 4 साल गुजारे, मगर ये 4 साल भी इस तरह गुजरे जैसे कि किसी सूली पर टंगी हुई हूँ। आखिरकार 4 साल मेरे माँ बाप ने मुझे समझाने बुझाने और मनाने में गुजार दिए थे। मेरे माँ बाप का कहना था कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये घर अब हमारा नहीं है। हम तो 4 दिन के मेहमान हैं, आज हैं कल चले जाएंगे, उसके बाद ये घर तुम्हारे भाई और भाभी का है और अभी हमारे जीते जी तुम्हारी भाभी ने आंखें माथे पर रखी हुई हैं। उसे इस घर में तुम्हारा और इस बच्ची का वजूद बर्दाश्त नहीं है। तो सोचो जब हम नहीं होंगे तो क्या होगा। बिल आखिर 4 साल के इस दुरानिये में मैं ये बात अच्छी तरह समझ चुकी थी और मुझे खूब अंदाजा हो चुका था कि मुझे माँ बाप की बात मान लेनी चाहिए। लिहाजा मैंने दूसरी शादी के लिए हाँ कर दी, मगर दूसरी शादी के लिए मेरी एक शर्त थी कि मैं अपनी बेटी को भी साथ लेकर जाऊंगी। अपनी बेटी को मैं यहाँ नहीं छोड़ कर जाऊंगी। और खुदा का करना कुछ ऐसा हुआ कि मुझे एक ऐसा शख्स मिल गया। तनवीर भी पहले शादीशुदा था, मगर पहले बच्चे की पैदाइश पर तनवीर की बीवी और बच्चा दोनों वफात पा चुके थे। तनवीर और उसके घर वालों को इस बात पर कोई एतराज नहीं था कि मैं अपनी बच्ची को साथ लेकर आऊंगी। यूं चंद हफ्तों में ही मेरा रिश्ता तनवीर के साथ तय हो गया और मैं एक बार फिर दुल्हन बनी और इस दफा ब्याह कर मैं तनवीर के संग उसके घर आ गई। मेरी बेटी कैनात अभी मेरी अम्मा के पास थी। अम्मा ने कहा कि शादी के हफ्ते 2 हफ्ते बाद तुम इसे अपने साथ ले जाना। तनवीर के साथ वक्त गुजारा तो मालूम हुआ कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है। शादी के 1 हफ्ते बाद ही मैं अपनी बेटी कैनात को अपने पास ले आई थी और ये देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हुई थी कि तनवीर मेरी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। उसने कभी भी मेरी बेटी के साथ कोई फर्क नहीं किया था। तनवीर का अपना अलग से घर मौजूद था। शादी के लिए वो अपने वालिदैन के घर में आया हुआ था, लेकिन जहाँ वो नौकरी करता था कंपनी की तरफ से उसे एक घर मिला हुआ था। शादी के 1 माह बाद ही हम दोनों मियाँ बीवी मेरी बेटी के साथ उस घर में शिफ्ट हो चुके थे। तनवीर के साथ मेरी जिंदगी निहायत ही इत्मीनान और सुकून से गुजर रही थी। सच कहूँ तो मैं बहुत खुश थी। तनवीर के साथ जो मेरी जिंदगी गुजर रही थी, ये वो जिंदगी थी जो मुझे पसंद थी। ये वो जिंदगी
जिंदगी थी जो मैं जीना चाहती थी। आए दिन हम दोनों किसी न किसी पार्टी में मदऊ होते थे। तनवीर का सोशल सर्कल इतना बड़ा था और धीरे धीरे मेरी भी बहुत सी नई सहेलियां और दोस्त बन रहे थे। हमारे घर में भी हर 10 दिन बाद एक बड़ी पार्टी अरेंज की जाती थी। घर में नौकर चाकर थे, दो गाड़ियां थी, हर तरफ पैसे की रेल पेल थी और सबसे बड़ी और मजे की बात ये थी कि कोई भी रोक टोक करने वाला नहीं था। और खुद तनवीर, वो तो इतना अच्छा इंसान साबित हुआ कि उसे तो मेरी किसी बात से कोई गिला ही नहीं था। मैं जिस वक्त घर से जाऊं, जिस वक्त घर वापस आऊं, जैसा चाहे लिबास पहनूं, उसे मेरी किसी बात पर कोई एतराज नहीं था। यूं कहा जाए कि मैं अपनी मन पसंद जिंदगी जी रही थी, अपने ख्वाबों की जिंदगी जी रही थी। मैं बहुत खुश थी और मेरी तरफ देखकर मेरे वालिदैन भी खुश थे, मेरे बहन भाई भी खुश थे। चलो उसकी जिंदगी से मुश्किलात खत्म हुई तो सब ने सुकून का सांस लिया। मेरी बेटी को मैं स्कूल में दाखिल करवा चुकी थी। घर में दो तीन मुलाजमा थी जो सारे घर का काम भी करती थी और मेरी बेटी की देखभाल भी करती थी। मेरी और तनवीर की शादी को 1 साल होने वाला था, मगर अब तक मैंने बच्चा पैदा करने का फैसला नहीं किया था। मैंने तनवीर से साफ और वाज़े अल्फाज में कह दिया था कि मैं फिलहाल अपनी जिंदगी को इंजॉय करना चाहती हूँ और वो भी मेरी खुशी में खुश था। इसी तरह बहुत इत्मीनान से वक्त गुजर रहा था कि एक दिन मेरी बेटी के स्कूल से मुझे कॉल रिसीव हुई। प्रिंसिपल ने कहा कि आप कैनात फैसल की वालदा बात कर रही हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं कैनात की माँ हूँ। उन्होंने कहा हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है, कल आप 11 बजे ऑफिस पहुँचिएगा। मैंने कहा ठीक है। प्रिंसिपल की ये कॉल सुनने के बाद मैं कुछ परेशान हो गई थी। इसी दौरान मैंने टीवी देखते हुए अपनी बेटी पर एक नजर डाली। वो खामोशी से कार्टून देखने में मसरूफ थी। आखिर प्रिंसिपल मुझे कॉल क्यों की? उन्हें मुझसे क्या बात करनी होगी? मेरी बेटी तो अभी बहुत छोटी क्लास में है, पढ़ाई का तो कोई मामला नहीं हो सकता क्योंकि मेरी बेटी बहुत अच्छे ट्यूटर से ट्यूशन भी पढ़ती थी और फीस तो हम हमेशा एडवांस में जमा करवा दिया करते थे। फिर आखिर ऐसे क्या बात हो सकती है? यही सोचते सोचते मैं रात को अपने बिस्तर पर सोने के लिए चली गई। सुबह 10 बजे मेरी आंख खुली, देखा तो मेरी बेटी स्कूल जा चुकी थी और तनवीर भी अपने ऑफिस जा चुके थे। मैंने मुलाजमा से नाश्ता तैयार करने को कहा और खुद नहा धोकर एक अच्छा सा लिबास मुंतखब किया और तैयार हो गई। तैयार होके मैंने नाश्ता किया और ड्राइवर को साथ लेके स्कूल पहुंच गई। ऑफिस में प्रिंसिपल के पास पहुंची तो उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया और इंटरकॉम उठाकर कैनात फैसल के टीचर को ऑफिस में बुलाया। मैं खामोशी से ये सारी कार्रवाई देख रही थी और दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि या अल्लाह सब खैरियत हो। न जाने क्यों मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। प्रिंसिपल ने मुझे पानी का गिलास पेश किया। कैनात की टीचर अभी ऑफिस में नहीं आई थी कि प्रिंसिपल ने मुझसे कुछ सवाल जवाब शुरू किए। वो कहने लगी, क्या आप कैनात की सकी माँ हैं? मैंने हैरत से उनके चेहरे की तरफ देखा और तल्ख लहजे में कहा कि ये कैसा सवाल है, मैं कैनात की सकी माँ हूँ। प्रिंसिपल इसी तरह के छोटे मोटे मजीद सवाल करने लगी कि इसी दौरान कैनात की टीचर ऑफिस में दाखिल हुई। सलाम कहने के बाद वो भी मेरी बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई। मैंने अपना तारुफ करवाया और बताया कि मैं कैनात की वालदा हूँ। उसने भी बताया कि मैं कैनात की टीचर हूँ। मैंने उनसे पूछा कि कहीं आपने मुझे किस लिए ऑफिस में बुलाया है, सब खैरियत तो है ना? टीचर ने एक नजर प्रिंसिपल की तरफ देखा और कहने लगी कि आप कैनात की वालदा हैं क्या? आप बता सकती हैं कि
आपकी बच्ची को क्या परेशानी है? क्या घर में आप दोनों मियाँ बीवी लड़ते झगड़ते हैं? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों मियाँ बीवी बहुत ही प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। मगर आप ये सवाल क्यों कर रही हैं? मैंने जल्दी से अपना सवाल किया तो टीचर कहने लगी इसलिए कि आपकी बेटी किसी उलझन का शिकार है। टीचर की यह बात सुनकर मेरे चेहरे पर फक्र और परेशानी फैल चुकी थी। मैंने उलझते हुए उनसे एक और सवाल किया और कहा किस उलझन? मैं आपकी बात को समझी नहीं। अभी टीचर ने कहा कि मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ जिससे मुझे तो ये अंदाजा हो रहा है कि आपकी बेटी के दिल में कोई बात है, कोई डर या खौफ है या वो किसी उलझन का शिकार है। आप खुद देख लीजिए। फिर टीचर ने मेरे सामने मुख्तलिफ सफ़हात रखने शुरू किए। एक सफ़ा, फिर दूसरा, तीसरा और इसी तरह काफी सारे वो सफ़हात थे जिस पर कायनात ने ड्राइंग बनाई हुई थी। मेज पर फैले इन तमाम सफ़हात को देखकर मैं हैरान रह गई। मुझे यूं महसूस हो रहा था कि जैसे मेरा दिल किसी गहरे खाई में डूबता चला जा रहा है, क्योंकि वो सफ़हात चीख चीख कर एक कहानी बयान कर रहे थे। मगर मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि क्या ये कहानी सच्ची भी हो सकती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे दिल से मुसलसल ये आवाज आ रही थी। इन सफ़हात पर कायनात ने ड्राइंग बनाई हुई थी। हर सफ़े पर सफ़े के एक कोने में एक औरत और मर्द हाथों में हाथ डाले हंसी खुशी खड़े थे और दूसरे कोने में एक मर्द एक बच्ची के साथ खड़ा था। जहाँ वो मर्द बच्ची के साथ खड़ा था वहाँ कायनात ने उस मर्द के लंबे लंबे नाखून और उसके बड़े बड़े बाल और डरावने से दांत बनाए हुए थे। अब टीचर और प्रिंसिपल फिर से मेरी तरफ सवालिया नजरों से देख रही थी। टीचर ने फिर सवाल किया, कहने लगी बताएं मैम बतूल ये क्या है? हमने कायनात से बात करने की बहुत कोशिश की, उससे पूछने की कोशिश की कि आखिर ये फर्क किस लिए है। सफ़े के एक कोने में उसने अपने माँ बाप को हंसी खुशी एक साथ खड़े दिखाया है, जबकि उसी सफ़े के दूसरे कोने में कायनात के साथ जो मर्द खड़ा है वो एक डरावने रूप में है। ऐसा क्यों है? क्या कायनात के वालिद उसे मारते पीटते हैं? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कायनात का बाप उससे बहुत प्यार करता है। अब मेरे दिल में एक ख्याल आया और उस ख्याल को फौरन मैंने प्रिंसिपल और कायनात की टीचर के सामने खोल कर रख दिया। मैंने उन्हें बताया कि कायनात के वालिद उसके सच्चे बाप नहीं है, ये मेरी दूसरी शादी है, ये कायनात का सौतेला बाप है। मेरी ये बात सुनकर कायनात की टीचर और प्रिंसिपल दोनों चूक गई और कहने लगी फौरन अपनी बच्ची पर तवज्जो दीजिए और इस बात की गहराई को समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर आपकी बेटी क्या कहना चाहती है। क्यों ये ड्राइंग और ये 10 से 15 सफ़हात चीख चीख कर बता रहे हैं कि बच्ची कुछ कहना चाहती है, बच्ची किसी उलझन का शिकार है और वो उलझन क्या है ये मालूम करना आपका काम है। मैं इस कदर सदमे में थी कि मैं कोई जवाब न दे सकी। अभी प्रिंसिपल अपनी जगह से उठी और मेरे पास आकर कहने लगी बतूल अगर आप कहें तो हम आपको किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट का बता देते हैं। आप कायनात को लेकर उसके पास जाएं। बच्ची के दिल व दिमाग में जो भी उलझन है साइकियाट्रिस्ट उसे निकाल लेंगे। मैंने कहा ठीक है, मगर पहले मैं खुद कोशिश करती हूँ। मैं उसकी माँ हूँ, मुझे यकीन है कि उसके दिल में जो भी बात होगी वो मुझे बता देगी। उस दिन मैं अपनी बेटी को 12 बजे ही स्कूल से घर ले आई। घर वापस लौटी तो देखा घर में कोई भी नहीं था। तनवीर के घर आने जाने का कोई खास वक्त मुकर्रर नहीं था। मैं अपनी बेटी को लेकर सीधी अपने कमरे में आ गई और मैंने उसे बहुत प्यार के साथ समझाया कि मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। धीरे धीरे समझाते समझाते मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें पापा से डर लगता है? वो खामोश नजरों से मेरी जानब देखने लगी तो मैंने फिर एक और सवाल किया और कहा कि पापा तुम्हें अच्छे लगते हैं? अब भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अगला सवाल किया कि पापा तुम्हें प्यार करते हैं? वो अब भी खामोश थी। फिर मैंने उससे कहा क्या बाबा तुम्हें तंग करते हैं? तुम्हें उनसे डर लगता है? वो कुछ
کچھ دیر خاموش نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی اور پھر اس نے دھیرے سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ یہ دیکھ کر میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ تکلیف کی شدت سے میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ کاش یہ سچ نہ ہوتا، کاش تنویر ایسا انسان نہ ہوتا، مگر یہی حقیقت تھی۔ پھر اس کے بعد میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ رکھنے لگی۔ دن رات میں سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتی تھی اور پھر چند دن کے اندر ہی جب بیٹی کے ساتھ رہنا شروع کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ تنویر روزانہ رات کو میری بیٹی کے کمرے میں جاتا تھا اور اس کے ساتھ نازیبا حرکات کرنے کی کوشش کرتا تھا، مگر وہ بچی ڈر جاتی تھی۔ میں نے اپنی بچی کا ڈاکٹر سے معائنہ بھی کروایا تو معلوم ہوا کہ ابھی اس نے میری بچی کے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں کی تھی، ابھی وہ بچی کو اس راستے پر لانے کی کوشش کر رہا تھا، بچی کے ساتھ چھوٹی موٹی حرکات کرتا تھا اور اس کی انہی حرکات سے بچی خوف زدہ ہو چکی تھی۔ تقریباً 10 سے 15 دنوں کے اندر مجھ پر ساری حقیقت کھل چکی تھی اور اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس دن میں نے اپنی تمام ضروری چیزیں اور اپنی بیٹی کی چیزیں ایک بیگ میں اکٹھی کی۔ جب میں گھر چھوڑ کر جانے لگی تو تنویر حیران پریشان میرے پیچھے دوڑا اور کہنے لگا کہ آخر وجہ کیا ہے، مجھے کچھ بتا تو دو۔ تو میں نے کائنات کی بنائی ہوئی وہ تمام ڈرائنگز اس کے آگے رکھی اور خاموشی سے وہاں سے نکل آئی۔ اس کے بعد میں اپنے گھر آ گئی، اماں ابا کے پاس دوبارہ سے، مگر اس بار میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں بھائی اور بھابھی کے گھر بیٹھ کر ان پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ میں نے اپنے ماں باپ کو صاف الفاظ میں بتا دیا کہ مجھے آپ کے جائیداد میں سے اپنا حصہ چاہیے۔ یہ دیکھ کر بھائی اور بھابھی کے ماتھے پر بال تو پڑ چکے تھے، مگر اب یہ میری اور میری بیٹی کی زندگی کا سوال تھا، لہذا میرے ابا نے خاموشی سے جائیداد میں سے میرا حصہ میرے حوالے کیا اور اس کے بعد اس رقم سے میں نے اپنا ایک ذاتی گھر خریدا اور اپنی بیٹی کو لے کر وہاں شفٹ ہو گئی۔ اب میری بیٹی جس سکول میں زیر تعلیم ہے اسی سکول میں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہی ہوں۔ اور ہاں، آخر میں اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ میں نے اپنے والدین کو بھی اپنے پاس بلا لیا ہے۔ اب میری زندگی نہایت ہی اطمینان اور سکون سے گزر رہی ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔